प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ शब्द विचार। जो हिंदी भाषा है वह एक विशाल सागर के समान है, जिसमें अन्य भाषाओं के शब्द रूपी नदियाँ आकर मिलती रहती हैं तथा इसे और भी समृद्ध बनाती रहती है। तो भाषा क्या करती है, कुछ शब्द स्वयं बनाती है तो कुछ अन्य भाषाओं से ग्रहण करती है। तो शब्द किसे कहते हैं? देखिए, वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने मिठाई पढ़ा, तो मिठाई क्या है? एक सार्थक अर्थ देने वाला शब्द है। उसी प्रकार काजल एक सार्थक शब्द है। माधव नाम है किसी का। तो अगर हम इनकी जो वर्ण है इनको आगे पीछे करके लिखेंगे तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होगा। तो सार्थक वर्ण समूह, सार्थक का अर्थ होता है एक अर्थ देने वाला, ठीक है, उसे कहते हैं शब्द। शब्दों के भेद, तो शब्दों के को 4 आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। ये कौन कौन से हैं देखिए। तो सबसे पहला है रचना के आधार पर, फिर दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है विकार या प्रयोग के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो शब्द हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। तो रचना का मतलब क्या हुआ? रचना शब्द कई प्रकार से बनते हैं। कुछ शब्द एक से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं और सभी शब्दों का अपना एक अर्थ होता है। तो एक शब्द जब दूसरे शब्द के साथ जुड़ता है तब वह एक भिन्न अर्थ देता है। जैसे बैल है तो बैल एक पशु है, गाड़ी एक वाहन है, और दोनों को मिला के हम अगर बोलें बैलगाड़ी तो बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। ठीक है, तो इसको हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर जो पहला इसका भाग है, जो इसका प्रकार है, वह है रूढ़ शब्द। इसे मूल शब्द भी कहा जाता है। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द किसी अन्य शब्द के मेल से न बने हों और जिनका खंड का कोई अर्थ न निकलता हो, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जो किसी अन्य शब्दों के मिलने से न बना हो और इनको अगर हम खंडित कर देंगे तो कोई इनका अर्थ नहीं निकलता, तो इन शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, इसकी कोई उत्पत्ति नहीं होती है, स्वयं ही क्या होते हैं, बने होते हैं और इनके खंड नहीं किए जा सकते। तो यह एक किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, वही मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, दूध, नाक, कान आदि। अगर हम इन शब्दों को अलग करेंगे, घ धन र करेंगे, घ धन र करेंगे, या दू धन ध करेंगे, या ना धन क करेंगे, या का धन न करेंगे, तो इनको अगर हम खंडित करके लिखेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ठीक है, तो इनका अर्थ कब निकलेगा? जब इन वर्णों को एक साथ लिख के पढ़ा जाएगा, तभी एक यह सार्थक शब्द कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यदि इन शब्दों को खंड किया जाए तो वे खंड सार्थक होते हैं और इनकी रचना अधिकतर संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग और उपसर्ग द्वारा की जाती है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग या मेल से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो ये शब्द क्या होते हैं? ये हमेशा 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। यौगिक का अर्थ योग मतलब जुड़े हुए, जोड़ना। ठीक है, तो यौगिक का अर्थ होता है मिले हुए, जुड़े हुए। एक शब्द होगा लेकिन वह शब्द 2 सार्थक शब्दों के मेल से बना होगा, उसे यौगिक शब्द कहेंगे। तो और यदि इन शब्दों को अगर हम अलग अलग करेंगे, विभक्त कर देंगे, तब भी ये शब्द क्या करेंगे? एक सार्थक अर्थ देंगे। जैसे विद्यालय,
विद्या धन आलय, तो विद्यालय दो शब्दों के मेल से बना है, विद्या और आलय। ऐसे ही राष्ट्रपिता, राष्ट्र और पिता। ऐसे ही बहुत से शब्द हैं, जैसे रसोई घर है, प्रयोगशाला है, रेलगाड़ी है, बैलगाड़ी है। तो ये सब क्या होते हैं, इनका एक विशेष अर्थ होता है और इन शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास द्वारा होती है। ठीक है। फिर है अगला योग रूढ़। योग रूढ़ किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर परंपरा से चले आ रहे किसी विशिष्ट अर्थ को व्यक्त करते हैं, वहाँ योग रूढ़ होता है। ठीक है। कहाँ पर होता है योग रूढ़? जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। ठीक है। तो इन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, परंतु ये किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है। जैसे क्या है? पंकज। तो पंकज किसे कहते हैं? कमल को कहते हैं, अर्थात कीचड़ से उत्पन्न होने वाले। तो कीचड़ में बहुत से अन्य पौधे भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो पंकज शब्द है वह हमेशा कमल के लिए ही प्रयोग होता है। ठीक है। ऐसे ही हम जैसे जलज कहते हैं, तो जलज का अर्थ होता है पानी, जल का अर्थ पानी, और ज का अर्थ जन्मा हुआ, तो इसका अर्थ है कमल। एक अर्थ में ये भी लें तो पानी में जो क्या है, बहुत से जीव जंतु पेड़ पौधे हैं जन्म लेते हैं, परंतु सभी को जलज नहीं कहा जाता। वह शब्द कमल के लिए ही रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार देखिए, जैसे निशाचर। निशाचर है, निशाचर का अर्थ होता है रात को घूमने वाला, अर्थात राक्षस। तो निशाचर हमेशा हम राक्षस के लिए ही प्रयोग करते हैं, जबकि रात के समय अनेक पक्षी, पशु आदि घूमते हैं, परंतु वह राक्षस नहीं कहा जाता है। तो वह जो शब्द है राक्षस, वह हमेशा, जो निशाचर है वो हमेशा राक्षस के लिए ही रूढ़ हो गया है। मतलब वो पहले से ही चला आ रहा है कि वह शब्द हमेशा उसी के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही नीलकंठ है, तो नीलकंठ शिव को कहा जाता है। तो नीलकंठ अन्य भी होते हैं, जैसे नीले रंग का कंठ वाला बहुत से पक्षी होते हैं जिनका कंठ नीला होता है, लेकिन यह शब्द शिव के लिए ही रूढ़ हो गया है, इसलिए यह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब अगला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, जैसा कि पहले बताया गया कि हिंदी भाषा क्या है, एक विशाल सागर के समान है, और जिसमें अनेक भाषाओं को शब्द रूपी नदियाँ आकर मिलती रहती हैं। इसलिए यह जो शब्द हैं, इसलिए इस भाषा का शब्दकोश बहुत ही विस्तृत हो गया है। आधुनिक समय में यह निरंतर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अनेक प्रकार की भाषाएं हैं और उन भाषाओं का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाने लगा है, और सभी देश एक दूसरे से संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो हिंदी भाषा में शब्दों के स्रोत अथवा उत्पत्ति का माध्यम अनेक भाषाएं रही हैं, जैसे संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की आदि। तो इस आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। तो 5 भेद कौन कौन से होते हैं? देखिए, 5 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, संकर और विदेशी। उत्पत्ति के आधार पर जो पहला प्रकार है वह है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द संस्कृत के बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए हुए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो संस्कृत के वे शब्द जिनका कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वे अपने उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं जिस रूप में वह संस्कृत में लिखे या बोले जाते हैं, तो वह शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात उसके समान। जो शब्द संस्कृत भाषा अर्थात मूल भाषा में ज्यों के त्यों हिंदी में लाए गए हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और इनका प्रयोग हिंदी में
उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में यह संस्कृत में किया जाता है। ठीक है, जैसे अक्षर, मृत्यु, वर्षा, विद्या, दिवस, ग्राम, सूर्य, स्वर्ण आदि। ठीक है, फिर है अगला तद्भव। तो तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं? हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत भाषा के बिगड़ने, विकृत से बने हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत् का अर्थ मैंने बताया था उससे या उसके, और भव का अर्थ होता है पैदा हुआ, अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ। जो शब्द संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो हिंदी के प्रायः तद्भव शब्द तत्सम के विकृत रूप है। ठीक है, वह क्या है? संस्कृत में उनका कुछ और रूप है, लेकिन उनको बोलने में आसानी हो या आसानी से उनको पढ़ा जाए, इसलिए उनको कुछ परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। जैसे अग्नि है, अग्नि को आग बोलते हैं हम। अश्रु है आंसू, सत्य है सच, साय को शाम। तो इसके अलावा बहुत से शब्द हैं जिनको संस्कृत से थोड़ा सा बदलाव करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। जैसे भिक्षा को भीख बोलते हैं। ठीक है, क्षेत्र को खेत बोलते हैं, हस्त को हाथ बोलते हैं, ग्राम को गांव बोला जाता है, और ठीक है, अर्ध को आधा बोला जाता है, कर्म को काम, मस्तक को माथा, नासिका को नाक, वानर को बंदर। तो ये शब्द क्या हैं? संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा बदलाव करके उनको तद्भव शब्द के रूप में भाषा में प्रयोग किया जाता है। फिर है देशज शब्द। देशज शब्द देश धन जौ, अर्थात देश में जन्मा हुआ। ठीक है, देश धन जा अर्थात देश में जन्मा। जो शब्द अर्थात देश में जन्मा, जो शब्द किसी भाषा से नहीं लिए गए हों बल्कि आवश्यकता अनुसार स्वयं निर्मित होते हैं, ये विभिन्न प्रांतों की बोलियों से भाषा में आए हुए हैं। ठीक है, क्या है? हर प्रांत की अलग एक अपनी भाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है। जैसे शहरों में कुछ और भाषा होती है, गांवों में कुछ और भाषा होती है। शब्द वही होते हैं, उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके उनको बोला जाता है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो विभिन्न प्रांतों से, बोलियों से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और किए जाते रहे हैं। ठीक है, तो जैसे पगड़ी है, धोती, लोटा, खुरपी, भोंपू, ताला, खाट आदि। इसके अतिरिक्त और शब्द हैं जैसे झाड़ू है, लकड़ी है, डिब्बा, पेट, बासन, झंझट, चिड़िया, बेटी, तेंदुआ, पेड़, ताला, खुरपी आदि। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो शब्द क्या हैं? देश में ही जन्मे हुए हैं, वह किसी अन्य भाषा से या अन्य देश की भाषा से नहीं लिए गए हैं, उनका जन्म देश में ही हुआ है और ये विभिन्न प्रांतों की बोलियों से भाषा में आए हैं। ठीक है, अगला है आपका अगला जो प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर का चौथा, संकर शब्द। तो संकर शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द भिन्न भाषाओं से मिलकर बने हैं तथा हिंदी ने अपने अनुरूप इन्हें ढाल लिया है। क्या होते हैं? जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मेल से बनते हैं। ठीक है, उसमें पहला शब्द किसी और भाषा का होगा और दूसरा शब्द किसी और भाषा का होगा, और वो दोनों मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, तो वे संकर शब्द कहलाते हैं। तो जो शब्द भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। और हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, जैसे लाठी, चार्ज। तो लाठी क्या है? हिंदी शब्द है, और चार्ज अंग्रेजी शब्द है, दोनों को मिलके बना लाठी चार्ज। ऐसे ही टिकट है, टिकट क्या है? अंग्रेजी शब्द है, और घर है हिंदी शब्द, दोनों को मिलके बना टिकट घर। ऐसे ही सील बंद है, सील अंग्रेजी शब्द है और बंद फारसी शब्द है, तो दोनों को मिलके बना सील बंद। ऐसे ही फल है, फल अंग्रेजी है, फल क्या है? जो फल है वो हिंदी शब्द है, और दार जो है फारसी शब्द है। ठीक है, फल
हिंदी शब्द है और इसको हिंदी कर लीजिएगा, हिंदी, फल हिंदी है और दार जो है वो फारसी शब्द है, तो दोनों को मिलके बन गया फलदार। ऐसे ही क्या है, वर्ष और गांठ। वर्ष क्या है, संस्कृत शब्द है और हिंदी का शब्द है गांठ, दोनों को मिलके बन गया वर्षगांठ। ऐसे ही नुकसान फारसी शब्द है और दायक हिंदी शब्द है, दोनों को मिलके बन गया नुकसान दायक। तो दो शब्दों से बना एक शब्द होगा, लेकिन उसमें पहला शब्द जो होगा वो किसी और भाषा का होगा, दूसरा शब्द जो होगा कोई और भाषा का होगा, और दोनों से मिलकर एक नए शब्द की उत्पत्ति होगी, तो उसे संकर शब्द कहा जाता है। ठीक है। और उत्पत्ति के आधार का जो 5वां प्रकार है वह है विदेशी शब्द। विदेशी का अर्थ है विदेश से आया, विदेश से आया हुआ शब्द विदेशी शब्द कहलाता है। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है विदेशी, ठीक है, जो विदेश से आया हो। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, चीनी, ऐसे बहुत से शब्द भाषा हैं जो भाषाओं से हमारे हिंदी में अनेक प्रकार के शब्द आए हैं और वह आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते रहे हैं। तो देखिए, जैसे अंग्रेजी के हैं मोबाइल, मेट्रो, कार, ट्रेन, कैंप, बैग, स्कूल, बैंड, ठीक है। अरबी के हैं अखबार, अदालत, इंसाफ, इनाम। फिर फारसी के हैं बाजार, खून, ठीक है, लाश, दीवार, आज़ादी। तुर्की के हैं चम्मच, कैंची, कुंजी, कुर्ता और बाली आदि। और ऐसे ही है चीनी शब्द का है लीची, चाय, पटाखा, चीनी, चीकू। पुर्तगाली का है अलमारी, चाबी, साबुन, कमरा, आलपीन, बाल्टी, कप्तान आदि। तो इन शब्दों के अलावा बहुत से ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, तो उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार आपके पूर्ण हुए। तो अगला जो आपका प्रकार आता है शब्दों का, तो वह है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर कौन से प्रकार हुए? तो अर्थ की विविधता के आधार पर शब्दों के अनेक भेद होते हैं, जैसे है सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब पहला है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है। जब हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनके कोई अर्थ नहीं होते हैं, लेकिन हम उन शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में करते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका एक अर्थ निकलता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा, घर आदि। तो इसी का दूसरा प्रकार है निरर्थक। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं रोटी वोटी, पानी वानी, डंडा वंडा, चाय साय, दाल वाल। तो इसमें वोटी, वानी, डंडा, साय, वाल आदि ऐसे शब्द हैं जिनका हम प्रयोग तो करते हैं लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है। तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो इसी अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद और होते हैं, जिसमें पहला है अभिधा। तो अभिधा कहाँ पर होता है? शब्द की जिस शक्ति द्वारा किसी शब्द के मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे वाचक या अभिधा कहते हैं। मतलब जिस शब्द के द्वारा किसी शब्द के मुख्य अर्थ का बोध होता है, ठीक है, मुख्य एक अर्थ निकलता है उसका, तो उसको क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं। जैसे घर, नगर, सड़क। तो इससे क्या हो रहा है? हमें किसी एक अर्थ का बोध हो रहा है। ठीक है। इसी का दूसरा भेद है लक्षणा। लक्षणा कहाँ पर होता है? वे शब्द जिनका मुख्य अर्थ न लेकर दूसरा अर्थ निकाला जाए उसे लक्षणा कहते हैं। ठीक है। मुख्य अर्थ न लेकर दूसरा अर्थ निकाला जाए उसे लक्षणा कहते हैं। जैसे
तुम बिल्कुल गधे हो। तो यहाँ गधे में लाक्षणिकता है, क्योंकि वह उसे गधा नहीं कहा गया है, उसे गधे के समान कहा गया है। उसकी तुलना किससे की गई है? गधे हो। तो गधे, जो गधा है यहाँ पर एक इसकी लाक्षणिक लक्षण को बता रहा है। तो जिस प्रकार गधा होता है वैसे ही उसको कहा गया है तुम गधे के समान हो। तो जहाँ पर जिनका मुख्य अर्थ न लेकर दूसरा अर्थ निकाला जाए उसे लक्षणा कहते हैं। ठीक है। फिर है तीसरा इसका प्रकार है व्यंजना। तो व्यंजना कहाँ पर होती है? वे शब्द जिनका न तो वाच्यार्थ लिया जाता है न ही लक्ष्यार्थ, इन दोनों से इनका अर्थ भिन्न होता है। न उसका कोई वाच्य का अर्थ होता है न कोई उसके लक्षण का अर्थ होता है। लक्ष्य किया जाता है, किसी को लक्ष्य करके बोला जाता है, उससे उसका जो अर्थ होता है बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे रात कितनी अंधेरी है, अर्थात इसको दूसरे अर्थ में लिया गया है कि चोरी के लायक रात है। मतलब रात कितनी अंधेरी है कह रहा है, तो इसका अर्थ ये लिया गया है कि रात को क्या हो सकता है, आसानी से चोरी हो सकती है। तो इसका अर्थ चोरों ने अपने किसके लिए लिया है? अपने उसको किसी अर्थ नहीं, क्या किसी लक्ष्य के लिए नहीं, उन दोनों से उनका अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है। फिर है विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। तो इन शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। तो विकारी शब्द कौन से कहलाते हैं? जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक या काल के कारण परिवर्तित होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब जिन शब्दों को हम लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर उनमें परिवर्तन कर सकते हैं वे शब्द विकारी कहलाते हैं। ठीक है। तो उन शब्दों में हम लोग क्या कर सकते हैं? परिवर्तन अपने अनुसार, वाक्य के अनुसार कर सकते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, वह, बालक आदि। ठीक है। फिर इसका दूसरा प्रकार है अविकारी शब्द। तो जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन आदि के कारण कभी कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो चाहे उस वाक्य में किसी प्रकार का रूप हो, चाहे कोई लिंग हो, वचन हो, चाहे कोई भी कारक हो, उन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। वे जैसे के तैसे ही वाक्य में प्रयोग किए जाएंगे, उन्हें अविकारी कहते हैं। अविकारी का मतलब जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और विकारी का मतलब जिसमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर यहाँ, किंतु, और, ये, अरे। तो प्यारे बच्चों, यह तो आपके शब्दों के प्रकार थे। तो यहाँ पर अभी अर्थ के आधार पर कुछ अन्य भेद भी किए गए हैं। जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द और शब्द युग्म, अर्थात समान भाष वाले। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और पिछली वीडियो भी आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देखी होंगी। तो आगे की वीडियो में मैं आपको गद्यांश, अपठित गद्यांश जो होता है उसको आप किस प्रकार अपने परीक्षाओं में हल करेंगे, इसके कुछ ध्यान देने योग्य बातें आपको बताऊंगी। तो आप उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा।